नमस्कार। द सुल्तान के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। द सुल्तान, इस सीरीज में हम भारत के उन सुल्तानों की चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने भारत के मध्यकालीन इतिहास में अपनी विशेष छाप छोड़ी है। उसे सीरीज के एक नए एपिसोड लेकर आज फिर से हम उपस्थित हैं। 4 हाथ 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। भारतीय मध्यकालीन इतिहास से की सामान्य जानकारी रखने वाले भी भारतीय इस पंक्तियों से जरूर वाकिफ होंगे। यह पंक्तियां भारतीय इतिहास की उस घटना से संबंधित हैं जिसने भारतीय इतिहास की दशा और दिशा दोनों में बड़ा परिवर्तन लाने का कार्य किया था। इस पंक्ति में जिस सुल्तान की चर्चा की जा रही है उसको लेकर आज हम विशद चर्चा करेंगे और वो सुल्तान था शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी यह गौर प्रदेश का रहने वाला था जो उस काल में गजनवी साम्राज्य का एक अंग था। महमूद गजनवी के देहांत के बाद उसके जो उत्तराधिकारी हुए वह उसके साम्राज्य पर अपनी पकड़ मजबूती से स्थापित नहीं कर पाए। परिणाम यह रहा कि गजनी साम्राज्य का धीरे धीरे विघटन आरंभ हो गया। इसी विघटन के क्रम में गोर, जो वर्तमान में अफगानिस्तान में आता है, वहां के शासकों ने गजनवी के विरुद्ध अपने विद्रोह का परचम फहराया। परंतु इस विद्रोह को उस काल के गजनवी शासक बहराम शाह ने बेदर्दी से कुचल दिया। विद्रोह के नायक थे कुतुबुद्दीन और उसका भाई सैफुद्दीन। उसके पश्चात इन दोनों के भाई अलाउद्दीन ने विद्रोह का ध्वज फिर से एक बार फैलाने का प्रयास किया। अपने भाइयों की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए उसने गजनी पर आक्रमण किया और लगभग 7 दिन तक गजनी को उसने जलाकर नस्ते नाबूद कर दिया। उसके इस कार्य के कारण उसको जहां सोस की उपाधि प्रदान की गई। जहां सोस अर्थात संसार को जलाने वाला। इस समय गजनी का शासक खुसरो शाह अपनी जान बचाकर भारत के पंजाब में भाग गया, जो उस समय गजनी साम्राज्य का एक अंग हुआ करता था। इस प्रकार गोरों की गजनी पर नियंत्रण स्थापित हो गया। गोर, जो तुर्कों के संसबानी वंश से संबंधित थे, उन्हीं में एक गियासुद्दीन, जो अलाउद्दीन का चचेरा भाई था, उसने गोर में एक नई सल्तनत की स्थापना की। इसी गयासुद्दीन का छोटा भाई था सिहाबुद्दीन, जो भारतीय इतिहास में सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से विख्यात हुआ। 1173 में जब गजनी पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गयासुद्दीन ने, तो वह सिहाबुद्दीन को गजनी का शासक नियुक्त करता है। इस प्रकार अब गोर साम्राज्य का मुख्य शासक गियासुद्दीन था, परंतु उसके अंतर्गत गजनी के शासक के रूप में सिहाबुद्दीन को स्थापित कर दिया गया था। गोर साम्राज्य का विस्तार इसी सिहाबुद्दीन के प्रयासों का परिणाम रहा। उसने बहुत तेजी से मध्य एशिया की तरफ गोर साम्राज्य को विस्तारित किया, परंतु मुख्य चुनौती अभी बाकी थी और चुनौती थी भारत पर आक्रमण करना। वही भारत जिस पर इससे पहले महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था और अपने आक्रमणों से समस्त उत्तर भारत की भूमि को नस्ते नाबूद कर दिया था। अतः मोहम्मद गौरी ने भी उसी क्रियाकलाप को दोहराने का प्रयास आरंभ किया।
1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया गया। मुल्तान में उस समय इस्लामी मतावलंबी से संबंधित करमाथी शिया शासन किया करते थे। इस आक्रमण में मोहम्मद गौरी को सफलता मिली। उसके पश्चात मोहम्मद गौरी ने गुजरात को अपना नया निशाना बनाने का प्रयास किया। गुजरात की राजनीतिक स्थिति भी इस समय मोहम्मद गौरी के अनुकूल थी, क्योंकि इस समय गुजरात में गुजरात का जो शासक था वह एक अल्पवयस्क था, जिसका नाम मूलराज या भीम द्वितीय मिलता है, जो चालुक्य वंश से संबंधित था। परंतु शासन की मुख्य जो शक्ति थी वह उसकी मां नायकी देवी के पास थी। अतः जब मोहम्मद गौरी गुजरात पर आक्रमण करता है तो नायकी देवी इसका सामना करने मैदान में उतरती है। यह युद्ध आबू पहाड़ी की तलहटी पर काशग्राम ग्राम के निकट कायदरा के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। यह युद्ध प्रसिद्ध है नायकी देवी के पराक्रम के लिए, जिसने अपने युद्ध कौशल और अपने शौर्य से मोहम्मद गौरी के गौरव को धूमिल कर दिया। मोहम्मद गौरी के लिए यह अपयश का समय था। अतः उसने समझदारी दिखाते हुए एक बार पुनः भारत पर आक्रमण करने तो नहीं छोड़ा, परंतु मार्ग बदल दिया। 1179 में 1179 में उसने पुनः एक बार पंजाब पर आक्रमण किया, जहां पर गजनी से भागा हुआ शासक खुसरो शाह निवास कर रहा था। 1182 में पेशावर और 1186 में 1186 में अंततः लाहौर के जीतकर उसने गजनी साम्राज्य का अंत कर दिया। 1188 में अगला निशाना बना भटिंडा, जहां का तबर हिंद किला उसने जीतकर भारत के उस काल के सबसे प्रमुख शक्ति पृथ्वीराज चौहान को चुनौती दी, क्योंकि तबर हिंद का किला उस समय पृथ्वीराज चौहान के अंतर्गत आता था। अतः मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच युद्ध सुनिश्चित था। पृथ्वीराज उस काल में भारत के सबसे महान राजाओं में से एक था, जिसे राय पिथौरा भी कहा जाता था। उसके राज्य के अंतर्गत वर्तमान राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आते थे। पृथ्वीराज को हराने के लिए मोहम्मद गौरी लगभग 1 लाख की सेना के साथ हरियाणा के थानेश्वर में के निकट पानीपत में उपस्थित होता है। में पृथ्वीराज को हराने के लिए हरियाणा के थानेश्वर के निकट तराइन के मैदान पर मोहम्मद गौरी उपस्थित होता है। पृथ्वीराज चौहान उस काल के महत्वपूर्ण जो राजपूत राजा थे, उनसे उपलब्ध कराई गई सेना और स्वयं की सेना को लेकर तराइन में मोहम्मद गौरी का सामना करता है। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान के युद्ध कौशल के लिए विख्यात है, जिसमें उसने मोहम्मद गौरी को धूल चटा दी और उसे गिरफ्तार कर लिया। परंतु राजपूती युद्ध कौशल, युद्ध दर्शन और जिसमें अपने शत्रु को प्राणदान देने की एक रीति थी, उसके तहत मोहम्मद गौरी को उसने अभय दान दे दिया और इस प्रकार मोहम्मद गौरी को एक अवसर प्राप्त हुआ, जिसके तहत वह फिर से पृथ्वीराज चौहान से बदला ले सकता था। मोहम्मद गौरी वापस जाता है, परंतु पृथ्वीराज से प्रतिशोध की अग्नि उसके दिलों में धड़क रही थी।
1 साल तक लगातार वह पृथ्वीराज को हराने के लिए अपनी सेना तैयार करता है और पुनः 1 साल पश्चात 1192 ईस्वी में तराइन के मैदान में उपस्थित होता है, जिसे तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान को भी उस समय लगभग सभी राजपूत राजाओं ने सहायता की थी। जिस एकमात्र राजपूत राजा ने सहायता नहीं की थी वह कन्नौज का राजा जयपाल था। इसके पीछे की कहानी जैसे कि लोक कथाओं में प्रचलित है वह यह थी कि पृथ्वीराज चौहान और जयपाल की पुत्री संयोगता के मध्य प्रेम था, जिसने विवाह का रूप ले लिया और जयपाल इस विवाह से खुश नहीं था, जिसके कारण पृथ्वीराज और जयपाल के मध्य दुश्मनी थी। अतः जयपाल ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज को सहायता प्रदान नहीं की। यह युद्ध मोहम्मद गौरी के युद्ध कौशल के साथ कूटनीति के लिए भी विख्यात है। माना जाता है कि युद्ध से पूर्व पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को एक पत्र देता है, जिस पत्र में उसे आत्मसमर्पण के लिए वह कहता है। मोहम्मद गौरी ने बेहद चालाकी से जवाब दिया कि चूंकि वह सुल्तान नहीं है, सुल्तान गयासुद्दीन है, वह मात्र एक सिपह सालार है, अतः अपने सुल्तान से आज्ञा लेकर वह इस संधि प्रस्ताव पर विचार करेगा। गौरी द्वारा दिए गए उत्तर को अपनी विजय मानकर उस रात संपूर्ण राजपूत सेना उत्सव मनाने लगी। वहीं दूसरी ओर मोहम्मद गौरी युद्ध की तैयारी में व्यस्त रहा। अगली सुबह जब राजपूत सेना उत्सव के कारण सोई हुई थी, उसी समय मोहम्मद गौरी अपनी सेना लेकर मैदान में उतर चुका था। इस प्रकार शुरुआती दौर में ही मोहम्मद गौरी ने युद्ध में अपनी पकड़ स्थापित कर ली। जब तक राजपूत सेना अपने संपूर्ण शक्ति के साथ मैदान में उतरती, उस समय तक मोहम्मद गौरी युद्ध में अपनी बढ़त स्थापित कर चुका था। यह बढ़त मोहम्मद गौरी के लिए अंततः निर्णायक साबित हुई और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी विजेता बना। इसके पश्चात भारत में होने वाली विजयों का श्रेय उसके दासों को जाता है। इन दासों में कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी प्रमुख थे। मोहम्मद गौरी की चूंकि कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह अपने दासों को ही अपनी संतान बताता है। कुतुबुद्दीन ने इसके पश्चात मोहम्मद गौरी के अंतर्गत साम्राज्य का प्रसार आरंभ किया, जिसमें सबसे प्रमुख 1194 का चंदावर का युद्ध है। चंदावर का युद्ध जो वर्तमान इटावा जिले, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित है। यह युद्ध उस काल के कन्नौज के राजा जयपाल के साथ हुआ था। यह वही जयपाल है जिसने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को सहायता प्रदान करने से मना कर दिया था। यह युद्ध जयपाल के लिए बहुत घातक साबित हुआ और वह पराजित हुआ। इसके पश्चात कुतुबुद्दीन ने जो एक अन्य प्रमुख राजपूत रियासत को जीता, वह बुंदेलखंड थी। बुंदेलखंड 1102 ईस्वी में 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने बुंदेलखंड के कालिंजर के किले को जीता, जो उस काल के भारत के सबसे मजबूत किलों में एक था। दूसरी तरफ बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार को जीता।
या वही बख्तियार खिलजी है जिसे नालंदा को जलाने का श्रेय दिया जाता है? इसके पश्चात 1203 ईस्वी में गयासुद्दीन की मृत्यु के पश्चात मोहम्मद गौरी गोर साम्राज्य का अगला शासक बनता है। 1205 में मध्य एशिया में अंधखुल्द के मैदान में मोहम्मद गौरी पराजित होता है, परंतु उस भारत पर आक्रमण करना अभी भी वह नहीं रोकता और 1206 में वह एक बार पुनः भारत पर आक्रमण करता है और खोखरों को पराजित करता है। इसी दौरान लाहौर से गजनी जाते वक्त उसे रास्ते में दमियक नामक स्थान पर कुछ लुटेरे उसको छुरी घोंपकर हत्या कर देते हैं। मोहम्मद गौरी की मृत्यु या हत्या से संबंधित एक और किंवदंती जो लोक कथाओं में प्रचलित है वह पृथ्वीराज चौहान से जोड़कर देखी जाती है, जिसके अंतर्गत पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मारा था। परंतु समकालीन इतिहासकार मिनहाज उद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात नासरी में इस बात को स्वीकार नहीं किया है। उसके अनुसार तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात ही पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी द्वारा मारा गया था। इसी के साथ एक अन्य इतिहासकार हसन निजामी, जिसने अपनी पुस्तक ताजुल मासिर में यह जिक्र किया है कि पृथ्वीराज चौहान तराइन के युद्ध के पश्चात मोहम्मद गौरी से शरण मांगता है और उसके अंतर्गत अजमेर की रियासत पुनः प्राप्त करता है। अगर पुरातात्विक साक्ष्यों को देखें तो एक सिक्का प्राप्त होता है जिस सिक्के पर मोहम्मद गौरी का नाम मोहम्मद साम मिलता है और यह सिक्का पृथ्वीराज चौहान द्वारा निर्गत करवाया गया था। अतः निश्चित रूप से यह कहना मुश्किल है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु कैसे हुई थी, परंतु यह अवश्य है कि अपनी मृत्यु के समय तक मोहम्मद गौरी ने भारत में एक नए साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, जिसे सल्तनत के नाम से जाना गया और उसी के एक दास कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस सल्तनत की स्थापना की। इस प्रकार मोहम्मद गौरी के संपूर्ण जीवन व्रत को हम देख सकते हैं। आगे के एपिसोड में हम सल्तनत की स्थापना और सल्तनत से संबंधित अन्य सुल्तानों की वृहत चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद।